नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे हैं। जिसमें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ये नोटिस आगामी यूपी शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जिससे कि पता चलेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का उनके तैयारी में क्या रोल है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकारी गजट उत्तर प्रदेश नाम से लिखा हुआ है और उत्तर प्रदेशी सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 4 खंड क सामान्य परिनियम लखनऊ बृहस्पतिवार 30 जनवरी 2025 ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये जो चर्चाएं हुई थी कि आगे शिक्षक भर्तियों में क्या बदलाव हो रहा है, विषय को लेकर या फिर विषय कॉम्बिनेशन को लेकर, परीक्षा सिस्टम को लेकर तमाम जो मीटिंग्स हुई थी, उन्हीं को पब्लिश किया गया है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम शुरू में परिचयात्मक चीजें दी गई हैं। इसके बाद अधिसूचना दी गई है यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली 1992 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। यानी कि ऐसी नियमावली सन 1992 में एक बनी थी, लेकिन अब चलकर 2025 में फिर से इसमें संशोधन करते हुए नियमावली बनाई गई है। और क्या बनाई गई है वो चीज हम तो विस्तार से आगे देखेंगे। उसके पहले आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप अभी 12th पास किए हुए हैं, आगे जाकर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। अक्सर हमने देखा है कि विद्यार्थी बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, और जब इस तरीके की वैकेंसियां आती हैं या फिर नियमावली आती है, तो विद्यार्थी परेशान होने लगते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि कॉम्बिनेशन का इतना रोल होता है, नहीं तो हम भी यही कॉम्बिनेशन लिया के होते या फिर इसी हिसाब से पढ़ते। कई बार कॉम्बिनेशन न सही होने का कारण एक तो शैक्षिक अभाव हो जाता है, या फिर गार्जियन अगर ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनकी वजह से भी हो जाता है, या फिर आप बहुत ही इसको हल्के में लेते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्या है, मैं ये विषय पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी तो आगे हमारा काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कई बार हमें आगे परेशानी में डाल देती हैं। और ख़ास तौर से हिंदी विषय के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर तो काफ़ी दिक्कत है। जैसे मैं अगर अपना उदाहरण दूँ, तो 12वीं मैंने साइंस बैकग्राउंड से किया हुआ था, बायोलॉजी से हमने पढ़ाई की थी। लेकिन जैसे बीए में करने गया, तो हमारे पापा ने पूरा बतलाया कि किस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है अगर हिंदी विषय से आप आगे जाना चाहते हैं। वैसे मैं अपने जीवन में आगे अंग्रेजी से जाना चाहता था, लेकिन एक बार मैं बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस दिया था बीएचयू का, और उसमें ज़्यादा माइनस मार्किंग कर दिया, तो मैं फेल हो गया एक तरीके से। तो फिर 1 साल मैंने मौका माँगा अपने पिताजी से कि एक मौका और दीजिए, इस बार मैं बीए करूँगा। तो जैसे ही मैं फिर से दोबारा एंट्रेंस क्लियर किया, तो फिर पिताजी ने जो कहा, उसी को मानते हुए मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया। तो हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी और अंग्रेजी हमने पढ़ा। अंग्रेजी जो कि प्रिय विषय में से एक थी, लेकिन उसको हमने चौथे नंबर पे रखा और हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी। तो ये उस जमाने में मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया जब लोग सिविल सर्विसेज में इसको खूब लिया करते थे। लेकिन जैसे मैं तैयारी करने लायक हुआ, वहाँ भी बदलाव होने लगा। और कैसे-कैसे बदलाव हुआ, ये सन 2012, 13, 14 की अगर घटनाओं को आप जानते होंगे तो अच्छे से समझ पाएँगे। तो उधर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कई बार हमारे अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो बताते हैं, या फिर घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा रहता है, चीज़ों को जानता है कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आगे के लिए सही होगा, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर इन दोनों का अभाव होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी हमें फ़ोन करते हैं कि सर कैसे कॉम्बिनेशन को ठीक किया जाए? अब तो मैं बहुत आगे निकल गया, अब पीछे भी लौट कर नहीं जा सकता हूँ, बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर-सी बात है कि मनोवैज्ञानिक परेशानी होती है और लगता है कि अब जी के मैं क्या कर सकता हूँ? जो पढ़ाई हमने किया, वो तो किसी काम की ही नहीं है, अगर इन नियमों को हम देखें। तो बीच में मैंने सोचा कि थोड़ी-सी उस घटना का ज़िक्र कर दूँ कि आखिरकार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किन-किन लोगों का रोल होता है। अभी जो आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देख रहे होंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको आप अलर्ट करेंगे कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये पढ़ रहे हो तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी नियमावली निकली हुई है,
आप देख रहे हैं कि लिखा गया कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक प्रवक्ता संवर्ग सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 224 कही जाएगी। तो इस नियमावली का जो नाम दिया गया 224। एक चीज आप देखेंगे, अभी बहुत सारे विद्यार्थी घबरा रहे होंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि सचिवालय में बैठते हुए लाखों रुपए की सैलरी लोग पाते होंगे, लेकिन एक प्रूफ रीडिंग ठीक से नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश विशेष देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, और पूछेंगे आप तो बोलेंगे कि मैं सचिवालय में नौकरी करता हूँ, मुझे ये सुविधा मिली हुई, तमाम चीजें मिली है। तो हिंदी की दुर्दशा तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, और आगे भी है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको मैं जरूर बताऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर, ठीक है। तो ये नियमावली 2024 कहलाएगी और ये तुरंत लागू होगी अगर जैसे ही वैकेंसी आती है। और ध्यान में आपको रखना है कि ये जो नियमावली बनाई गई है, जिसको हम पहले यूपी जीआईसी के नाम से जाना करते थे, राजकीय इंटर कॉलेजों में जो भी टीजीटी पीजीटी हुआ करते थे, उनके दृष्टिकोण से बनाया गया है, जो कि एकदम से सरकार के हाथ में, मतलब सीधे जो जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार नियंत्रित करती है। हमारे तरफ दो तरीके के विद्यालय चलते हैं, एक होता है अशासकीय और एक होता है शासकीय टाइप के, जिनको कि हम राजकीय भी कहते हैं। तो ये राजकीय के दृष्टिकोण से बनाया गया है, हो सकता है कि इसका प्रभाव अशासकीय वाले पर भी दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये आगे जब भी वैकेंसी आएगी तब से ये लागू हो जाएगी, यानी कि इसके पहले के जो भी फॉर्म भरे होंगे उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे के फॉर्म पर असर पड़ेगा। आगे लिखा गया कि उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग नियमावली सेवा नियमावली 1992, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान उपनियम 3 क के स्थान पर स्तंभ 2 में दिए गए उपनियम रख दिए जाएंगे, अर्थात स्तंभ 2 एतद द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम के नाम से जाना जाएगा। 3 क परिशिष्ट, देख रहे हैं कैसे लिखा गया परिशिष्ट। ख का प्रतिस्थापन नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य पुरुष शाखा और महिला शाखा दोनों के पदों के संबंध में। अपर शिक्षा कहा जाएगा कि फलाना अपर शिक्षा निदेशक है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा कैसे लिखा गया है, एकदम पूरा से धो के रख दिया गया है, ठीक है। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय निदेशक, आप देख रहे हैं कि कैसे लिखा गया है राजकीय उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश भी ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, आप देख रहे हैं। सारी चीजें केवल मैं रेखांकित कर रहा हूं, बाकी जो समझदार होंगे उनको जान रहे होंगे। तो जिस नियमावली में खासतौर से हिंदी टंकड़क में इतनी अशुद्धियां हो, तो आगे के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए इसको। हालांकि बड़ा आसान होता है कि जो चीज नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश वाला आप मान लेंगे, जाहिर सी बात है कि इस नियमावली की इंग्लिश में भी दिया गया है, लेकिन हिंदी को कब सुधारा जाएगा। हिंदी के नाम पे तमाम लोग नौकरियां कर रहे हैं, राजभाषा अधिकारी के तौर पर, समीक्षा अधिकारी के तौर पर, ना जाने कितने कितने लोग हैं। सचिवालय के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद इस तरीके से लग रहा है कि बहुत ही अलहदी लोग वहां पर नियुक्त हुए। भले अलग अलग जगह पर सम्मान पाते होंगे, इज्जत पाते होंगे, लेकिन अगर इस तरीके की गलतियों को आप देखेंगे तो वो बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। तो ये सब नियमावली यहाँ पर बतलाई गई है। अब हम देख लेते हैं कि पहले क्या था और अब क्या संशोधन किया गया। तो जैसा कि बतलाया गया कि जो 1992 में नियमावली थी उसको स्तंभ 1 कहा गया, और जो 2024 में नियमावली बन रही है उसको स्तंभ 2 कहा जा रहा है। कहा गया कि विद्यमान परिशिष्ट एतद द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट, अब इसको जो यहाँ पर एक तरीके से बदलाव किया गया है, प्रतिस्थापित किया गया है, अब वो यहाँ पर है जो कि फाइनल एक तरीके से माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम संख्या, पदनाम, अनिवार्य अहर्ता और अधिमानी अहर्ता दिया गया है। जब 1992 में जो नियमावली बनी थी उसमें एक तो अनिवार्य अहर्ता थी और दूसरी अधिमानी, जिससे कि जैसे कि कहा जा सकता है प्रेफरेंशियल योग्यता या फिर अर्हता, ठीक है, जैसे कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो उस समय दो तरीके की बातें की गई थी, लेकिन अब इस बार केवल एक ही है, वो अनिवार्य अहर्ता है। उसमें इस तरीके से कुछ नहीं है कि क्या अधिमानी है क्या नहीं है, तो अनिवार्य अहर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से आपको देखना है। इसको कई बार पढ़ने में गलतियां भी हो जाती हैं, अर्हता अगर इसको पढ़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1992 में और 2024 में क्या अंतर किया गया। अब केवल एक ही एलिजिबिलिटी रखी गई है जो कि एकदम से कंपलसरी है, और यहाँ पर पहले था कि अगर आपके पास ये तो अनिवार्य रूप से रहना चाहिए, और अगर ये रहता है तो ठीक है, आपको उसमें क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज रही। तो अब हम देख लेते हैं हिंदी विषय को लेकर क्या बातें कही गई हैं, और आप
उन बातों में कितने सटीक बैठते हैं या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी विषय की बात करूं तो प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता की बात की गई है, ध्यान रखिए कि पीजीटी की बात की गई, यूपीजीआईसी पीजीटी प्रवक्ता। ठीक है, तो अब इसके अनिवार्य योग्यता में दिया गया कि हिंदी में पहले 1992 में जो दिया गया था उसको देखिए, पहले देख लेते हैं, फिर हम 2024 को भी देखेंगे। 1992 वाले नियमावली में दिया गया था कि हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये तो एकदम से अनिवार्य था कि आप एमए हिंदी विषय से किए रहेंगे और साथ में आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी संस्कृत और एक अन्य विषय रहा होगा तो आप भर सकते थे, या फिर अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाए किसी गलती की वजह से या फिर जानकारी न होने की वजह से, तो अगर आपके पास संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसकी अलग अलग शाखाएं भी चारों तरफ फैली हुई हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो वहां से अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें योग्यता रखते हैं, आप आ जाएंगे। और दूसरी थी कि आपको प्राथमिकता दी जाएगी कि यदि आपने राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी किया हुआ है, डिप्लोमा किया है, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि ली हुई है, यानी कि बीएड की हुई है। तो उस समय बीएड अनिवार्य नहीं था, बीएड किया था प्राथमिकता वाले में था, अधिमानी योग्यता के अंतर्गत था। ठीक है, अनिवार्य नहीं था। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो यूपीजीआईसी का लगभग मैंने 4 से 5 एग्जाम दिया हुआ था, उस समय बीएड की जरूरत नहीं होती थी, फॉर्म भरा जाते थे। ठीक है, और उसमें अगर आप मेरिट में बहुत अच्छे नंबर पे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर आपके पास बीएड इत्यादि है तो 5 से 10 नंबरों का कुछ उसमें रखा गया था कि इतने नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर आपको मौका दिया जाता था कि ये बीएड किए हैं तो इनको प्राथमिकता दी जाए। एक सामान्य व्यक्ति था जो कि केवल एमए हिंदी से है और बीए में उसका संस्कृत था या फिर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय इत्यादि से उसने किया हुआ था, तो उसके बरक्स अगर बीएड किसी ने किया है तो उसको प्राथमिकता दी जाती थी, महत्व दिया जाता था। ये तो 1992 की नियमावली के माध्यम से था। अब जो नियम बदला हुआ है उसमें है कि प्रवक्ता हिंदी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कही गई कि आप यदि एमए हिंदी से किए हैं और साथ में बीए के दौरान आपके विषय के रूप में संस्कृत हो। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमने संस्कृत केवल 2 साल पढ़ा है, हमने संस्कृत 1 साल पढ़ा हुआ है, हमने संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है, इस तरीके से बातें आ रही हैं। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपने एमए हिंदी से कर लिया और बीए में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में संस्कृत एक विषय के रूप में रही हो। ये तो एकदम से क्लियर कट है यहाँ पर कि आपने एमए हिंदी से किया और बीए में आपका संस्कृत होना चाहिए। और कहां से होना चाहिए? भारत में विधि द्वारा नियम कानून के आधार पर स्थापित कोई विश्वविद्यालय हो या फिर वो मानित विश्वविद्यालय हो। ठीक है, किसी से भी आप हिंदी विषय में स्नातकोत्तर किए हो, ऐसा नहीं है कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़े हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं। बस वो विश्वविद्यालय नियम कानून के हिसाब से सही हो, फर्जी ना हो, और वहां से आपने पढ़ाई कर ली हो तो आप एमए आपने हिंदी से किया हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीए में संस्कृत आपका एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो ये तो उन विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी, संस्कृत, फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी कुछ भी पढ़े हुए हैं, उनके लिए है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए पहले ही पढ़ लिए तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि आपको बीएड जरूरी है, आपके पास बीएड होना जरूरी है। पहले ये बीएड नहीं था, पहले बीएड नहीं था। अब क्या है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ बीएड अनिवार्य रूप से है। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, मूल रूप से अनिवार्य में तो ये दोनों योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि मान लीजिए आपने एमए हिंदी से कर लिया लेकिन बीए में आपके पास संस्कृत जैसी कोई विषय नहीं थी
आपने हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास रख लिया, हिंदी, इतिहास, भूगोल इस तरीके से रख लिया, लेकिन आगे चलकर आप हिंदी से एमए कर लिए, तो अब आप क्या करेंगे? तो पहले तो था कि आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, इग्नू, ठीक है, राजर्षि, नालंदा, अन्नामलाई इत्यादि जो डिस्टेंस कोर्स पर आधारित विश्वविद्यालय थे, जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किए गए थे, वहां से एकल विषय में आपने कर लिया। तो क्या वो डिग्री आपकी मान्य होगी कि नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो देखा यही कि पहले 1992 में पूरा क्लियर कट बतलाया गया है कि इसमें कहाँ-कहाँ के प्रमाण पत्र होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ इस तरीके की बात नहीं कही गई है। बस इसमें बोल दिया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ये बात कह दी गई यहाँ पर। और जिनका सीधा-सीधा है, उनको तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। जिनका नहीं है और उन्होंने डिस्टेंस कोर्स से, राजर्षि टंडन से, इग्नू से, नालंदा से, अन्नामलाई विश्वविद्यालयों से एकल विषय में संस्कृत से कर लिया है, तो वो भी अभी पॉजिटिव होके रहे। बहुत सारे विद्यार्थी एकदम से परेशान है कि अब क्या होगा, हमारा मान्य होगा कि नहीं होगा। अभी मैं कहूंगा कि पॉजिटिव होके आप देखिए, जब विज्ञापन आता है और फॉर्म आप भरेंगे, तब उस समय आपको हो सकता है कि उसी तरीके से मान लिया जाए कि जैसे मानो आपने हिंदी, संस्कृत और अन्य विषय के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन बनाते हुए बीए किया होगा। ठीक है, उसी तरीके से हो सकता है कि आपको भी महत्व दिया जाए। तो अगर आपने पहले से हिंदी के साथ संस्कृत नहीं पढ़ा है, लेकिन बाद में जैसे किसी से आपको जानकारी मिली और आपने कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए एकल विषय से संस्कृत से कर लिया है, अन्य-अन्य जगह से, जैसे कि राजर्षि मैंने बता दिया, इग्नू बता दिया, संपूर्णानंद बता दिया, अन्नामलाई, नालंदा, ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ से एकल विषयों में मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। तो अगर आपने ले लिया है, तो आप भी योग्य हो सकते हैं। इसको आपको पॉजिटिव मानना है। ये नहीं कि आप एकदम से हताश हो जाएँ, निराश हो जाएँ कि क्या करना है। हो सकता है कि थोड़ी-सी और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो। ठीक है ना? तो इसको लेकर आप विज्ञापन आने तक मत परेशान होइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और जो अभी नए विद्यार्थी हैं, जो न जाने, मुझे नहीं मालूम है कि 12वीं के पास विद्यार्थी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके जीवन से रिलेटेड। खास तौर से हिंदी विषय के साथ तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब हम देख लेते हैं कि अखबारों में कुछ चीज़ें छपी हुई थी कि राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती में अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा वेटेज का लाभ। पहले वेटेज का लाभ मिलता था कि अगर आपके पास बीएड है तो आपको थोड़ा-सा प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन अब क्या है? अब तो सबको ही बीएड होना ही पड़ेगा। ठीक है? बिना बीएड वाले इसमें योग्य नहीं होंगे। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज़ को लेकर बीएड अनिवार्य करने पर छात्रों का विरोध जारी हो गया है और आप जानते हैं कि जब तक आप सोशल मीडिया इत्यादि का सहारा न लेते हुए विरोध तगड़ा नहीं दर्ज करेंगे, तब तक सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। जब कोई नोटिस की प्रूफ रीडिंग नहीं की जा रही है, तो नियम बनाते समय कितना लोग ध्यान रखते होंगे, ये अब सोचा ही जा सकता है। और नियम कानून कई बार चीज़ों को देखते हुए बनाए जाते हैं। मुझे याद आता है कि कभी-कभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट अनिवार्य कर दिया जाता है। कभी बोला जाता है कि जो पीएचडी किया है वो अनिवार्य, वो भी आ सकता है। तो ये सब घाल-मेल चलता रहता है। जो इसके अंदर आ गया वो तो मान लीजिए मौका पा गया, और जो नहीं आ गया तो वो भटकता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, नियम कानून बनाने वाले कब क्या करना चाहते हैं, अब ये उन्हीं के ऊपर निर्भर रहता है। फिर भी यहाँ पर चीज़ें हमें अगर जानकारी में हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर बातें तमाम तरीके की कही गई हैं, बस मैं एक पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ूँगा। कहा गया कि प्रवक्ता हिंदी के लिए हिंदी विषय में स्नातकोत्तर, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक व बीएड की डिग्री अनिवार्य अर्हता होगी। ठीक है? तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपको हिंदी विषय से एमए आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बीए में आपका एक संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनका नहीं है, जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अलग-अलग जगहों पर एकल विषय से किया हुआ है, वो भी अभी पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है? और नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छे से तैयारी कीजिए, जी जान लगाकर तैयारी कीजिए। तो इन सारी अर्हताओं को आपको ध्यान में ही नहीं रखना पड़ेगा, आप हो जाएँगे। लेकिन फिर भी मौके की बड़ी तलाश होती है, मौके कई बार हाथ से निकल जाते हैं, तो एक दर्द भी होता है। वो सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ।
और मैंने सोचा कि इसीलिए ये चीजें आपसे डिस्कस करूं कि जिन विद्यार्थियों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एकदम सटीक है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका नहीं है, जिनको जानकारी के अभाव में कॉम्बिनेशन के बारे में पता ही नहीं चला, वो भी अभी पॉजिटिव रखें। अगर उन्होंने हिंदी के साथ संस्कृत, एकल विषय इत्यादि से कर लिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। विज्ञापन जैसे आएगा और फॉर्म जब भरेंगे आप तो वहां पर सारी चीजें आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए आज की जानकारी या फिर जो मैंने आप सभी को बतलाया वो कितना समझ में आया, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। ये ना कि जैसे ही देखे और तुरंत कमेंट कर दीजिए कि मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है वो नहीं है। सारी बातें मैं आप सभी को एक विद्यार्थी के तौर पर जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा है वैसे बताने का प्रयास किया है, तो पूरा देखा कीजिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।